हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु और आज हम लोग यूपी पीसीएस की अपनी थर्ड मॉक सीरीज के एथिक्स पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका टेस्ट पेपर 16 होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या है। व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस? हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ मोरल एटीट्यूड रिलेटेड टू देम? हिंदी में प्रश्न को पढ़ें तो मानवीय कार्यों में मानव कार्य होना चाहिए। मानव कार्यों में नैतिकता के प्रमुख निर्धारक क्या हैं? नैतिक अभिरुचि का विकास उनसे किस प्रकार संबंधित है? तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो पहला सब पार्ट है क्वेश्चन का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके सिलेबस में एसेंस, कंसिक्वेंसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, ये आपके सिलेबस में जो एथिक्स का सिलेबस है उसका टॉपिक है। तो वहां से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस आपको बताना है। सिंपल है। जो नेक्स्ट सब पार्ट है वो थोड़ा सा एनालिटिकल है। मोरल एटीट्यूड एक सेपरेट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है सिलेबस में। तो आपको ये बताना है कि मोरल एटीट्यूड का विकास इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स से कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है। ठीक है ना। तो पहली चीज ये होती है कि आप प्रश्न के मांग को समझिए, तब उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपको ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इसीलिए 125 शब्दों में लिखना है, 125 मार्क्स। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि हम अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आंसर को इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको हमेशा कहा है, पहले भी जो एथिक्स के हम लोगों ने 2 पेपर को डिस्कस किया था, कि प्रश्न का जो आंसर का इंट्रोडक्शन है वो हमेशा क्वेश्चन के मेन थीम पर बेस्ड होना चाहिए, क्वेश्चन के सेंट्रल कंसर्न पर बेस्ड होना चाहिए। और यहां पर मेन थीम क्वेश्चन का क्या है? मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। दूसरे सब पार्ट में है इट्स रिलेशन विथ मोरल एटीट्यूड। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत कर सकते हैं एथिक्स को डिफाइन करके। आप एथिक्स की परिभाषा दे दीजिए, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन इस आंसर में हो जाएगा। या फिर आप ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स को डिफाइन कर दीजिए, या उसको एक्सप्लेन कर दीजिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है, नैतिकता के क्या प्रमुख निर्धारक हैं उसको आप बता दीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स बता दीजिए, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के संबंध में लिख के बता दीजिए। तीसरा तरीका यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स और मोरल एटीट्यूड के बीच में लिंकेज को आप इसमें दर्शाते हुए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स और उसका लिंकेज किसके साथ? मोरल एटीट्यूड के साथ। तो ये और स्पेसिफिक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इन तीनों तरीके से आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न के पहले सब पार्ट पर, जो हम इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे। उत्तर को हमेशा प्रश्न में जिन विषयों को जिस क्रम में उठाया गया है उसी क्रम में आपको अपने आंसर में भी डील करना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधे आएंगे मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन पर। ठीक है। एक सब हेडिंग हम बनाएंगे, मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि ये डिटर्मिनेंट्स क्या है मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, इन ह्यूमन एक्शंस। अच्छा, एथिक्स में पढ़ाई करते समय हम ये बात जानते हैं कि हम ह्यूमन एक्शंस से क्या समझते हैं। ह्यूमन एक्शंस का अर्थ इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री ह्यूमन एक्शंस। मोरल एजेंट हम उन्हें कहते हैं जो कि वॉलेंटरी अपनी इच्छा से चॉइस बेस्ड डिसीजन करते हैं मोरल सिचुएशंस में, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन एक्शंस। तो ह्यूमन एक्शंस आर परफॉर्म बाय मोरल एजेंट्स हु इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन चॉइस एंड वॉलंटरीली विदाउट एनी प्रेशर। सो सच एक्शंस आर कॉल्ड ह्यूमन एक्शंस। उन्हें हम मानव कर्म कृत्य कहते हैं। अच्छा, तो उसके डिटर्मिनेंट क्या क्या है, निर्धारक क्या क्या है? सबसे पहली बात आप समझिए कि हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी इंडिविजुअल कंसाइंस से ड्रिवन होते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज जो होती है उससे प्रेरित, उससे प्रभावित होते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस इज इंडिविजुअल कंसाइंस। इंडिविजुअल कंसाइंस यानी व्यक्तिगत अंतरात्मा। ओके, इंडिविजुअल conscience. Why I am highlighting here individual conscience? As there is one term used in ethics
दैट इज कलेक्टिव कंसाइंस। कलेक्टिव कंसाइंस, जब हम समाज के बारे में बात करते हैं तो समाज की नैतिकता का जो निर्धारक है वो इंडिविजुअल कंसाइंस तो है ही, वो कलेक्टिव कंसाइंस भी है। ओके, सो हियर इट इज बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज collective conscience which is the determinant of ethics for the individual as well as the society। पहली बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि ethics हम जानते हैं कि अच्छे और बुरे का निर्धारण करता है। ethics हम अगर इसको डिफाइन करें तो ethics is the set of all standards, values and principles which determine right and wrong behavior। और इथिक्स का एक दूसरा डेफिनेशन जो फिलॉसफी के एक ब्रांच के रूप में है, दैट इथिक्स इज द स्टडी ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड द इन्वॉल्व्ड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। नैतिकता क्या है? नैतिकता उन सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों के समूह को कहते हैं जो कि मानव कर्मों में अच्छे और बुरे को निर्धारित करती है। एक तो ये परिभाषा है नीति शास्त्र की। जब हम लेकिन बात करते हैं तो नीति शास्त्र क्या है? यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, ब्रांच है। सो ethics is then classified or defined as the subject in which rightness and wrongness is studied, is analyzed, is examined and the principles and the concepts involved are examined। तो नीति शास्त्र की ये परिभाषा और नैतिकता की, तो एथिक्स को हम इन दोनों प्रिज्म से देखते हैं और दोनों के डिटर्मिनेंट के कंटेक्स्ट में हमें बात करना होगा। अच्छा, तो दूसरा जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो क्या है? रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी, ह्यूमन एक्शन वॉलंटरी है और ह्यूमन एक्शन केवल वही एथिक्स में कंसीडर किए जाते हैं या मोरालिटी में जो कि वॉलंटरी एक्शंस हो। अब वैसे केसेस में जब हम चॉइस करते हैं, सो डोंट वी अप्लाई रैशनैलिटी, डोंट वी अप्लाई आवर थिंकिंग। जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी नैतिक परिस्थिति या समस्या के बारे में, तो हम वहां पर अच्छाई और बुराई का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम कोई निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं। ओके, सो रैशनैलिटी इट प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। इफ फॉर एग्जांपल वी टॉक, मान लीजिए अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि भाई इफ देयर इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड द पब्लिक सर्वेंट इज अंडर प्रेशर, अगर उनके ऊपर दबाव है कोई करप्ट एक्टिविटी करने का, किसी के दबाव में आकर कोई अनैतिक या फिर गैर कानूनी फैसला करने का, एंड ही और सी कमिट्स द एक्ट, वो दबाव में आकर वो इलीगल एक्ट कर देते हैं, तो क्या आपको तब भी नहीं लगता कि स्टिल द पर्सन, द इंडिविजुअल हैड द चॉइस? स्टिल ही और सी वुड हैव इवैल्यूएटेड द प्रोज एंड कॉन्स, द गुड एंड बैड ऑफ हिज और हर एक्शन, तब भी तो किया होगा ना। सो दैट इज व्हाई रैशनैलिटी इज ऑलवेज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। इस चीज को समझ जाइए। अच्छा, तीसरी चीज फिर क्या होती है? ये तो मान लीजिए हमारा इंटरनल डिटर्मिनेंट है। जो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है एथिक्स का वो क्या है? सबसे पहले हम जिन लोगों के आसपास सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यानी हमारा परिवार, उसके बाद हमारा समाज। ओके, सो फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली में हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सो देयर वैल्यू सिस्टम, देयर बिलीव्स, वो भी हमारे इथिक्स को शेप करते हैं, वो भी हमारे वैल्यू सिस्टम्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, अच्छा, सोसाइटी में फिर क्या है? सोसाइटी में देखिए कई ऐसे कस्टम्स हैं, सोसाइटी में कई ऐसे ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी में आर्ट है, सोसाइटी में लिटरेचर है। ऑल दीज थिंग्स क्यूमुलेटिवली, ये सभी चीजें मिलाकर समाज भी हमारे नैतिकता को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। एंड वी नो दैट पर्टिकुलरली द एथिकल वैल्यूज और द एथिकल स्टैंडर्ड्स वो यूनिवर्सल नहीं होते। मोरल रिलेटिविज्म का या एथिकल रिलेटिविज्म का एक कंसेप्ट भी है ना। अच्छा, कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं या एथिकल वैल्यूज स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूनिवर्सल माना जाता है, बट दिस टॉपिक इज ऑलवेज डिबेटेबल एंड देयर इज अ कॉमन एग्रीमेंट दैट द वैल्यूज आर रिलेटिव ऑल्सो, दे डिफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हर जगह का समाज अलग है, हर जगह की प्रथाएं अलग हैं, हर जगह के रीति रिवाज अलग हैं, है ना। इसीलिए परिवार और समाज दोनों हमारे एथिक्स को डिटरमाइन करता है। दे आर मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अच्छा, अब आ जाइए चौथी महत्वपूर्ण चीज पर, जो कि हर व्यक्ति के पर्सनालिटी के कोर में है कहीं ना कहीं। धर्म की बात कर रहा हूं मैं, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो दे आर इंटर रिलेटेड बट दे आर डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो द पॉइंट इज दैट हम जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके अपने
रिलीजियस लीडर्स होते हैं, डेटीज होते हैं, देवी देवता हैं, प्रॉफिट्स हैं, सो देयर इज अ इंटायर इकोसिस्टम ऑफ अ रिलीजन। वैसी परिस्थिति में हम उन सभी सिंबल्स से, एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, रिलीजन इज अबाउट सिंबल्स, ठीक है, तो उन सभी सिंबल्स से हम अपनी एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। हमारे लिए कोई चीज पवित्र होती है, इफ there is a follower of Hinduism, so the temple is like a holy place, okay, and the associated scriptures, they are holy scriptures, fine। तो ये जो पवित्र अपवित्र, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, कौन डिटरमाइन कर रहा है? रिलीजन डिटरमाइन कर रहा है ना। जो रिलीजियसली सैंक्शनड एक्ट्स हैं वो मोरल एक्ट्स हैं, एथिकल एक्ट्स हैं, और जिन चीजों को धर्म में मना किया गया है वो इमोरल एक्ट है। आप देखेंगे कि जुडाइज्म के 10 कमांडमेंट से लेकर आप अगर बात करें जैन धर्म के पंच महाव्रत का, तो इन सभी में आपको कुछ ना कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स मिलेंगे और कुछ डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो रिलीजन एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। Spirituality, what is spirituality? Spirituality is about exploring and discovering the human spirit or the universal spirit, okay? हम अध्यात्म किसे कहते हैं? आध्यात्म। आध्यात्म का क्या अर्थ होता है कि उस व्यक्तिगत आत्मा जो कि विश्व आत्मा है उसको एक्सप्लोर करना वही आध्यात्म है। तो हम इन माध्यमों से अपनी नैतिकता को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, पांचवा जो डिटर्मिनेंट है हम उसे एक लार्जर कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट एंड द लीगल इकोसिस्टम, सरकार और जो कानूनी तंत्र है वो भी कई बार हमारी नैतिकता का निर्धारक होता है, चूंकि लीगली परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबल दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड, दैट इज मेजरली डिटरमाइंड इन अ सोसाइटी बाय द लीगल सिस्टम, द लॉ ऑफ द लैंड, एंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है। तो जो पांचवा मेजर डिटर्मिनेंट है वो क्या है? सरकार है, किसी भी समय की जो कानूनी व्यवस्था है, ये सभी चीजें हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इन सभी, अब देखिए ये सभी फॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, इनमें से अधिकांश, जैसे हम लोग रिलीजन स्पिरिचुअलिटी की बात करें, सो मोर और लेस इट इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इट हैज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, फाइन। social institutions they have both formal and informal structure, and there are certain informal major determinants also, like your peer groups, आपके जो peer groups हैं, colleagues हैं, ओके, उनसे भी आप कई बार प्रभावित होते हैं जो कि आपकी नैतिकता को निर्धारित करते हैं अच्छा बुरा क्या है। मान लीजिए एक पीयर ग्रुप में लीकर का कंजम्पशन उसे सही माना जाता हो, अगर आप दूसरे पीयर ग्रुप में चले जाएं तो वहां हो सकता है कि लीकर का कंजम्पशन एक इमोरल एक्ट माना जाए, है ना। तो पीयर ग्रुप से भी ये जो इथिक्स है वो डिटरमाइन होता है। अच्छा, उसके बाद बात आती है किस चीज की? रोल मॉडल्स, सेलिब्रिटीज, ओके। सो दीज फिगर्स ऑल्सो, the influential people, the philosophers, the thinkers, the political leaders and leaders in different domain of society, so they also determine the ethics of both the individual as well as the society, fine. So the sixth one is the peer groups and role models, and as we have listed, हमने जो लिखा है, तो ये जो प्रमुख निर्धारक हैं उनको हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया है। अब आप समझ लीजिए कि इनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जब इनमें कॉम्प्लेक्सिटी है तो यानी जो उसका आउटकम, जो एथिकल फ्रेमवर्क निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और वैरायटी होगी। इन सभी में वैरायटी है ना, इसीलिए जो एथिकल फ्रेमवर्क निकलकर सामने आता है उसमें भी बहुत वैरायटी होती है, फाइन। सो we will write it down and then we will come to the next sub part of the question, that is about relation of moral attitude with these determinants of ethics in human actions, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा सब हेडिंग बनाएंगे, relation of moral attitude। हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो में एटीट्यूड को डिस्कस किया है। एटीट्यूड क्या है? Attitude is the tendency, it is the inclination of like and dislike, disposition or dislike towards anything. It might be an individual, object or some situation, some place, okay। उसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृत्ति। मोरल एटीट्यूड क्या है? मोरल एटीट्यूड इज द टेंडेंसीज विथ रिस्पेक्ट टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स, विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी
जब मोरल कंसेप्ट की, किसी भी मोरल सिचुएशन के रिस्पेक्ट में हम लाइक और डिसलाइक की बात करते हैं, वो मोरल एटीट्यूड है। ठीक है, अच्छा, तो मोरल एटीट्यूड का क्या रिलेशन है, मतलब नैतिकता के संदर्भ में हमें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नापसंद है, वो हमारी नैतिक अभिरुचि है। नैतिक अभिरुचि है, क्या हम धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं या हम वैज्ञानिकता के प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे मोरल एटीट्यूड के रियाल्म में आता है। अब इनका संबंध ये मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स से कैसे है, तो आप सभी चीजों को देखिए, ये सभी चीजें क्या करती हैं, ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स को डिटरमाइन करती हैं। मनुष्य का जो कोर प्रिंसिपल है, जो बिलीफ्स हैं, इन सभी को डिटरमाइन करती हैं, और इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स और बिलीफ से तो हमारा मोरल एटीट्यूड प्रभावित होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको पीयर ग्रुप के बारे में बताया, मैंने रोल मॉडल्स की बात की, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी हमारे भी आइडियाज को, हमारी भी थिंकिंग को शेप करते हैं, और हमारी थिंकिंग ही हमारे लाइक और डिसलाइक को डिफाइन करती है। ओके, सो द रिलेशन ऑफ मोरल एटीट्यूड इज दैट इट इज शेप्ड बाय आइडियाज एंड थिंकिंग, विच इज आइडियाज एंड थिंकिंग जो कहां से सप्लाई हो रहा है, वो सप्लाई हो रहा है इन सभी मेजर डिटर्मिनेंट से। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि हम किसी भी चीज को नापसंद या पसंद नैतिकता के संदर्भ में, नैतिक अभिरुचि के संदर्भ में तब करते हैं जब हमें उसके विषय में कोई बुरी बात पता हो। मान लीजिए कि अगर किसी को पता हो कि अमुक आदमी एक भ्रष्ट अधिकारी है, तो एक ईमानदार व्यक्ति की उसके प्रति क्या होगी, उसके प्रति नैतिक अभिरुचि नकारात्मक होगी, निगेटिव होगी ना। तो ये आपको कहां से पता चला, मान लीजिए आपको किसी मित्र ने बताया होगा, आपने कहीं मीडिया में पढ़ा होगा, आपको कहीं अन्य स्रोत से पता चला होगा। सो these all major determinants of ethics, they supply information based upon which the moral attitude is shaped. Okay, so it supplies information, सूचना यहां से आपको प्राप्त होती है ना। और मोरल एटीट्यूड कैसे डिटरमाइन होता है, कई बार, अब जैसे मान लीजिए कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में आप देखते हैं कि सभी धर्मों में एक दूसरे के प्रति आदर की बात की गई है, शांति की, प्रेम की बात की गई है। सो अ पर्सन हु is more religious is expected to develop a more secular outlook towards other religion also, though the term religion is often misused for being much associated and regarding one's religion only as best. ठीक है, अच्छा, तो जो धार्मिक व्यक्ति है उसका मोरल एटीट्यूड क्या होगा, वो सभी के प्रति दया भाव रखेगा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सभी से प्रेम करेगा। तो उसकी नैतिक अभिरुचि कैसे विकसित हो गई, धर्म के द्वारा जो सिद्धांत, जो कंसेप्ट्स, धर्म के द्वारा जो उसकी एक इंक्लिनेशन विकसित हुई है, उसके कारण प्रभावित हो गई, है ना। सो द कंसेप्ट्स एज वेल एज, हमें कई बार धर्म में, स्क्रिप्चर्स में पैरेबल्स हैं, कहानियां हैं, कई ऐसे हमारे उपदेश हैं धार्मिक गुरुओं के और महान महान संतों के, उन सभी से हमारा मोरल एटीट्यूड जो है डिफाइन होता है ना। सो वी कैन go on writing, but the only thing is you have to complete your answer in only 125 words. That is why you must put a check. Okay, तो हमें अपनी बात को इस तरीके से समाप्त करना है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि जो मोरल डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के और उनका मोरल एटीट्यूड से संबंध, उसी पर हमारा निष्कर्ष भी फोकस होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम ये लिख सकते हैं कि इन मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मोरल एटीट्यूड के डेवलपमेंट में इस तरीके से दोनों को इंटीग्रेट करना चाहिए मोरल ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल में, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स के केस में हो या फिर कॉमन सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में हो। इन डिटर्मिनेंट्स की पहचान करते हुए और इंडिविजुअल्स की जो मोरल ट्रेनिंग है, उनकी जो मोरल ट्रेनिंग है, उसको उसी हिसाब से हमें कंस्ट्रक्टिव तरीके में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि निर्धारक क्या है नैतिकता के, तो आप फिर पॉजिटिव मोरल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या किया कि विषय से भी जुड़े रहे, जो प्रश्न का विषय है, और उसको लोक सेवा से भी जोड़ दिया, आम जिंदगी से भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन इज व्हाई इज ऑब्जेक्टिविटी एसेंशियल इन डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। अब आपको यहाँ डायरेक्टिव वर्ड का ध्यान रखना है, एक्सप्लेन है, आपको व्याख्या करनी है और उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। लोक प्रशासन में निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता क्यों आवश्यक है? तो एथिक्स पेपर 4 में गवर्नेंस में ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ये जो वैल्यू है इसका अर्थ बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अच्छा, लोक प्रशासन में निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन में क्या होता है? लोक प्रशासन में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, एवरी स्टेप पर डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग के प्रोसेस, कंसल्टेशन से स्टार्ट करते हुए प्लानिंग के प्रोसेस, स्कीम डिजाइनिंग, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसका ऑडिट, सो एवरीथिंग इट इज अबाउट मेकिंग डिसीजंस। ओके, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज द फील्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्यों आवश्यक है ये आपको उदाहरण देते हुए व्याख्या करनी है इसकी। 125 शब्द में आपको अपने उत्तर को लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में कैसे शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन में चूंकि प्रश्न किस वैल्यू पर सेंटर्ड है उसकी पहचान कीजिए। ऑब्जेक्टिविटी पर सेंटर्ड है तो बहुत आसान तरीका है कि आप इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन कर दें। वस्तुनिष्ठता को, क्या होती है वस्तुनिष्ठता? इफ वी डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी, हाउ कैन वी डिफाइन इट? ऑब्जेक्टिविटी इज एन एथिकल प्रिंसिपल और अ वैल्यू। वस्तुनिष्ठता क्या, एक नैतिक मूल्य है जिसमें कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्य आधारित दृष्टिकोण विकसित करते हैं। तो बिना पूर्वाग्रह के, यानी पूर्वाग्रह रहित, अनबायस्ड, तथ्य आधारित, फैक्ट बेस्ड जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम दृष्टिकोण विकसित करते हैं, उसे ही हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। उसी गुण को या उसी आदर्श को, उसी सिद्धांत को, उसी मूल्य को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ अनबायस्ड एंड एविडेंस बेस्ड एटीट्यूड और आउटलुक और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक ये तरीका है इंट्रोडक्शन का। अच्छा, दूसरा यहां पर देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दूसरा कि आप ऑब्जेक्टिविटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करते हुए भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दैट वुड बी मोर स्पेसिफिक बट इट रिक्वायर्स मोर इनहैंस्ड स्किल ऑफ फ्रेमिंग सच इंटरलिंक्ड सेंटेंसेस। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसे ऑब्जेक्टिविटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विच कैन बी रिफाइंड, विच कैन बी मोर इफेक्टिव, which can be more effective by unbiased and evidence based approach that can be only possible through objectivity। तो ऐसे करके भी हम 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों को इंटरलिंक करके, दोनों के कैरेक्टर को स्टैब्लिश करते हुए और दोनों को जोड़ते हुए। तो ये एक दूसरा अप्रोच इंट्रोडक्शन का हो सकता है। ये हालांकि ध्यान रहे कि 15-20 शब्द से ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए। फाइन। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन बॉडी में, आंसर के मेन बॉडी में। सो एज वी नो दैट वी हैव टू फ्रेम अ सब हेडिंग आफ्टर इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहां पर इंट्रोडक्शन में ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको इंडिकेट करने के लिए यहां पर लिखता हूं। आपको सीधे अपनी बात को लिखनी है। द इनिशियल लाइंस ऑफ द आंसर दे आर इन इटसेल्फ अंडरस्टूड टू बी इंट्रोडक्शन बाय द इवैल्यूएटर और द एग्जामिनर। फाइन। Why is objectivity essential in decision making? So we can make a subheading. So objectivity essential for decision making in public administration. Objectivity essential for decision making in public administration. ये हमने सबहेडिंग बना लिया है ना। सब हेडिंग बनाने से आपके आंसर का स्ट्रक्चर और डायरेक्शन दोनों क्लियर रहता है कि आप किस दिशा में अपने आंसर को ले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहली बात क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डिसीजन मेकिंग के लिए यू मस्ट बी इंफॉर्म्ड एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट। जो सूचना है आपकी, निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है? कुछ सूचना चाहिए ना, तथ्य चाहिए। उन्हीं सूचना और तथ्यों के आधार पर आप फैसले करेंगे और वो जो सूचना है और तथ्य है वह सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। इट मस्ट बी वेरीफाइड, क्रॉस वेरीफाइड।
ओके, तो ऑब्जेक्टिविटी ये इंश्योर करता है कि आपके पास सटीक सूचना हो, आपके पास सटीक तथ्य हो, आपके पास अपडेटेड फैक्ट्स हो, जिसके बेसिस पर कि आप निर्णय ले सकें. दैट इज वाई ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो पहली बात हमने क्या लिख दी कि एक्यूरेट एंड वेरीफाइड facts and informations which are required for decision making. And attitude and objectivity, it develops the attitude to seek these type of accurate and authentic information and facts. ओके, तो पहली बात ये हो गई. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत जरूरी है कि यू मस्ट बी इम्पार्शियल, यू मस्ट बी नॉन पार्टीशन, यू कैनॉट टेक साइड्स. ओके, यू मस्ट बी न्यूट्रल. आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, गैर तरफदारी, भेदभाव नहीं करना है. एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड? इट कैन बी डेवलप्ड ओनली व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. आपके फैसले में वो ऑब्जेक्टिविटी तभी आएगी जब आप अनबायस्ड हैं, आपका पहले से ही किसी के प्रति झुकाव नहीं है. सो ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों ये आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्ति को बायस से फ्री करता है और अनबायस्ड और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग पॉसिबल बनाता है. अच्छा, तीसरी चीज है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो आपके ऊपर दूसरे का दबाव भी काम नहीं करेगा या कम काम करेगा. इफ यू आर a person, a civil servant, an officer with more objectivity, so you will be less succumbed to external pressures. वहां पर फिर जो भ्रष्टाचार, अन्य प्रकार के जो कदाचार हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है. तो फैसले लेने में कई बार जो बाहरी दबाव है उससे सील्ड करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक होती है, क्योंकि आपके पास भैया सभी चीज फैक्ट एंड फाइल होगी, सभी तथ्य होंगे. अगर आपको ऊपर से भी दबाव है तो आप उन चीजों को, सर्वेज को, आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं. सो द डिसीजंस विल बी मोर लॉजिकल, एंड इफ यू आर विथ मोर लॉजिक देन यू विल लेस सकम टू एक्सटर्नल प्रेशर. दैट इज वाई ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल. तो आपको हर पॉइंट में आंसर को ही टारगेट, जो क्वेश्चन को ही टारगेट करना है. यू कांट डेविएट फ्रॉम द demand of the question. Okay, so the third point what we talked about is that it minimizes or reduces external pressure in decision making. External pressure in डिसीजन मेकिंग. अब यहां पर मैंने केवल आपको इंडिकेट कर दिया है, आपको स्वाभाविक रूप से इसे एक लाइन नहीं, कम से कम 2 लाइन में लिखना है, क्योंकि जो की टर्म है वो एक्सप्लेन है. अच्छा, एग्जाम्पल भी देना है. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पास होना है और आप उस चीज के इंचार्ज अधिकारी हैं, ऊपर से दबाव आता है कि नहीं भैया, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, उसको एस्केलेट कर दीजिए, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए. बट यू से दैट नो, द प्राइस ऑफ द लैंड, द सर्किल रेट ऑफ द लैंड इज सो एंड सो, एंड वी कैन नॉट raise it based upon the fact that the existing or the prevailing circle rate is this. So you can write such examples. You have to write examples as indicated in the question. Fine. What is the fourth thing? Objectivity क्यों जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग करते समय? इसलिए जरूरी है ताकि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर सकें. किस तरीके से? अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी तो स्वाभाविक रूप से अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि फैसले जो लिए गए हैं वो तथ्यात्मक रूप से लिए गए हैं, लॉजिकल तरीके से लिए गए हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, इसीलिए उन डिसीजन मेकिंग को जस्टिफाई करना ज्यादा आसान होता है. सो ऑब्जेक्टिविटी इनहांसेस अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बात हो गई. अच्छा, 5वीं बात यह है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं, इफ अ पब्लिक सर्वेंट और अ सिविल सर्वेंट इज मोर ऑब्जेक्टिव देन ही और सी कैन convey and communicate the decisions in more effective manner. आप सोच के देखिए, अगर आपके जो फैसले हैं वो लेस ऑब्जेक्टिव हैं तो उसे दूसरे को समझा पाना, अब उसमें एम्बिगिटी होगी. अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वेगनेस होगा, क्लैरिटी नहीं होगी. जब क्लैरिटी नहीं होगी और वेगनेस ज्यादा होगा तो उसको किसी को कन्वे करना, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होगा. एंड वी नो दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, संचार, संवाद. ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिविटी की वहां पर भूमिका है. तो इस तरीके से
अच्छा, अब जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि मान लीजिए आप कोई पत्र लिखते हैं, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपने पत्र लिखा, पत्र में आपने कोई निर्देश अपने अधीनस्थ को दिया, सबऑर्डिनेट को दिया, और आपने जो फैसला किया है वो स्पष्ट ही नहीं है। आपका अगर डिसीजन मेकिंग ही अनक्लियर है, सो व्हाट एक्शन द सबऑर्डिनेट विल टेक। तो वहां पर क्या होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिर एक्शन के लैप्सेस क्रिएट होंगे, और वही कारण होता है जब अधिकारी या सरकारी कर्मचारी एक दूसरे पर अपने किए गए एक्शंस को फेंकते हैं। मैंने नहीं किया, ये उनका काम है, ये वो करेंगे, ये फाइल उनके पास पड़ी है। ये सभी क्यों समस्याएं खड़ी होती है? इसलिए खड़ी होती है क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है। जब ऑब्जेक्टिविटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी बात को इसमें बताना है। 125 शब्द में आंसर लिखना है, इसीलिए शब्द सीमा का ध्यान रखना है। और फिर हम कंक्लूजन में क्या बात कर सकते हैं भैया? कंक्लूजन प्रश्न क्या है? ऑब्जेक्टिविटी एसेंशियल इन डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? क्या हमें सुझाव देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे बेहतर हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? लॉजिकल तो यही है। तो निष्कर्ष में हम सुझाव देंगे, हम ये बताएंगे कि जो लोक प्रशासन है उसमें फैसलों में, निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना? तो क्या होना चाहिए कि रिकॉर्ड होने चाहिए डिसीजंस के, जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो। कई बार ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड फ्यूचर के लिए आर्काइव के रूप में काम करते हैं, वो प्रेसिडेंट्स के रूप में काम करते हैं कि अच्छा पहले ऐसी परिस्थिति आई थी तो इस तरीके का एक्शन लिया गया था। सो इट इनहांसेस ऑब्जेक्टिविटी। सो व्हाट आई सेड इज दैट रिकॉर्डिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज है डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण उसका एक तरीका है ऑब्जेक्टिविटी का। तीसरी चीज है कि मोर कंसल्टेशन, मोर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, सो दैट कैन इनहांस ऑब्जेक्टिविटी, उससे ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा आएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शंस, ओके, सो दीज थिंग्स कैन हेल्प improve objectivity in decision making when it is the case of public administration। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बात को कंक्लूजन में भी आपको 15 से 20 शब्द में ही समाप्त करना है, क्योंकि 125 शब्द का ही शब्द सीमा है यहां पर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। What is the third question? Discuss the role of emotional intelligence in managing anger. In managing anger, why is it important in the context of public servants? अब दो सब पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो आपको दोनों को अलग अलग डील करना है। क्वेश्चन का मेन किस किस वैल्यू पर फोकस है, तुरंत आप पहचान सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस है। इसी के इर्द गिर्द पूरा प्रश्न है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? अच्छा, हिंदी में भी पढ़ लें प्रश्न को। क्रोध को नियंत्रित करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका पर चर्चा कीजिए, है ना? अच्छा, लोक सेवकों के संदर्भ में यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रश्न समझने में तो कोई कठिनाई नहीं होगी, सीधी सी बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है क्रोध को नियंत्रित करने में। और दूसरा जो सब पार्ट है वो कह रहा है कि लोक सेवकों के संदर्भ में यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका महत्व बताना है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर आपको प्रीटी क्लियर है कि क्या कह रहा है। शुरुआत कैसे करेंगे, क्या भूमिका होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन। सो व्हाट शैल बी राइट इन द इंट्रोडक्शन? एज आई हैव frequently discussed and pointed out, the central theme of the question, it should be the introduction. It should be explained in the introduction or defined in the introduction. So here we can define emotional intelligence. We know that there are various definitions for emotional intelligence, है ना? आपके पास सैलोवे एंड मेयर के डेफिनेशन है, आपके पास गोलेमन के डेफिनेशन है। सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द रिकग्निशन ऑफ और अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इमोशंस। जहां पर हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं, उन्हें हम रेगुलेट करते हैं और दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज द कैपेबिलिटी टू रिकग्नाइज वंस इमोशंस and regulate it as well as understand the emotions of others। तो ये आपको गोलेमन का डिफिनीशन है, सैलोवे एंड मेयर का डिफिनीशन है। सो विच एवर यू लाइक इट यू कैन डिफाइन। फाइन। अच्छा, दूसरी बात है कि यू कैन बी मोर स्पेसिफिक वाइल राइटिंग इन द इंट्रोडक्शन। लिंकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एंगर, दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, द टर्म इटसेल्फ इज अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट इमोशनली। इट मीन्स the control and regulation of anger can be derived by the
हेल्प ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लिंक करके भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न के पहले सब पार्ट पर, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और EI इन शॉर्ट इन मैनेजिंग एंगर, इन मैनेजिंग एंगर। अच्छा, आप इंट्रोडक्शन में एंगर को भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट वुड आल्सो बी अ वैलिड इंट्रोडक्शन। EI, एंगर, या दोनों के लिंकेज के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, रोल ऑफ EI इन मैनेजिंग एंगर। व्हाट इज एंगर? अगर मैं ये पूछूं कि क्रोध क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, एंगर क्या होता है, व्हाट इज एंगर? सो एंगर इज द आउटबर्स्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। Okay, what is anger? It is the outburst of your frustrations, of our insecurities, of our despair, of our pain. हमें कब क्रोध आता है? जब हमारे मन में नकारात्मक और प्रतिकूल भावनाएं पैदा होती हैं, निगेटिव एंड अनफेवरेबल आइडियाज जब हमारे दिमाग में आते हैं, जब हम मान लीजिए कि किसी चीज के कारण, जिस चीज की हम इच्छा या कामना कर रहे हो, इफ वी आर डिजायरिंग समथिंग, वी आर नॉट एबल टू गेट दैट, देन वी गेट एंग्री। इफ अ पर्सन इज नॉट बिहेविंग एज वी एक्सपेक्ट हिम और हर टू बिहेव, देन वी गेट एंग्री। ओके, तो सामान्यतः हम अपने आम जीवन में इसी प्रकार से क्रोधित होते हैं। तो क्या एक लोक प्रशासक के लिए ये डिजायरेबल है? और इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है एंगर को मैनेज करने में? तो सबसे पहली बात, जैसा हमने EI के डेफिनेशन में ही देखा, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशंस। सो एट टाइम्स वी गेट एंग्री, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी गेट एंग्री, ज्यादातर जब हम क्रोधित होते हैं तो वैसे समय हम अपने इमोशंस और अपने मेंटल स्टेट के ट्रैक को लूज कर जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब भी आप क्रोधित होते हैं, हम सभी क्रोधित होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम अपने मेंटल फ्रेम से बाहर निकल चुके होते हैं, और वैसी परिस्थिति में हमारा इमोशंस का जो ट्रैक है, जो इमोशंस की पहचान करने की क्षमता है, वह कम हो जाती है। बाहरी परिस्थितियों को लेकर रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हमारे फैसले कम रैशनल हो जाते हैं। क्यों कम रैशनल हो जाते हैं? क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है हमारा, वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहला रोल क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का एंगर को मैनेज करने में? इन recognizing and understanding emotions। सबसे पहले तो recognizing and understanding emotions, understanding negative emotions rather से, negative emotions जो नकारात्मक संवेग हैं, negative emotions। और जब आपने अपने नेगेटिव इमोशंस की पहचान कर ली कि अरे मैं अब ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मैं अब ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रही हूं, तो उस परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे? यू टेक प्रिएम्प्टिव एक्शंस, यू टेक प्रिएम्प्टिव एक्शंस टू प्रिवेंट दैट स्टेट ऑफ माइंड टू ट्रांसफॉर्म इनटू एंगर। तो फिर आप क्या करते हैं? प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हैं, अपने आप को शांत करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी पीकर शांत कर लेता हो, कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय व्यक्ति से बात करके अपने आप को शांत कर लेता हो, कोई अच्छा संगीत सुनकर कर लेता हो। ठीक है ना? तो recognizing and understanding negative emotions and taking preemptive measures to control or reduce anger, and taking preemptive measures। तो ये पहली भूमिका है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि गुस्सा व्यक्ति को आ भी जाता है तो उसको कंट्रोल्ड रखना है। हम जानते हैं कि गुस्सा आना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है, इट इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। तो एंगर को मैनेज करने में उसका कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगर हर हमेशा अनडिजायरेबल नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि एंगर भी डिजायरेबल होता है। मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यू आर देयर, यू आर इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग अ प्रोटेस्ट, यू आर अ पुलिस ऑफिसर एंड यू आर pleading the protesters to back off, to go away। ठीक है, अब वैसी परिस्थिति में आपको क्या है? आपको पॉजिटिव एंगर शो करना है, बट दैट मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड एंगर। सो इमोशनल इंटेलिजेंस देन प्लेज अ रोल दैट व्हाट अमाउंट ऑफ एंगर यू हैव टू डिप्लॉय। कितना क्रोधित होना है? यू हैव टू एट द सेम टाइम मेंटेन द डेकोरम ऑफ सर्विस यू बिलोंग टू। जिस सेवा में है उसकी अपनी एक गरिमा है, आप पूरा फूट नहीं पड़ सकते पब्लिक पर। तो उसके लिए क्या जरूरी है? संवेगात्मक बुद्धि जरूरी है। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज controlling the emotions and
preventing it to breach the limits and preventing it to breach the limits. जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको एक लोक सेवक का एग्जांपल दिया. मान लीजिए कि लोक सेवक की अपनी एक डिग्निटी है, हाउ टू कंडक्ट इन द पब्लिक, तो उस डिग्निटी की सीमा के विद इन ही आपको एंगर को रखना है और वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका होगी इन कंट्रोलिंग द एंगर. एंड द थर्ड थिंग इज, मान लीजिए कि कई बार गुस्सा आया तो हम अपने उस एनर्जी को, हम अपने उस गुस्से को कैसे सकारात्मक तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं इन अ पोलाइट वे. इट इज सेड दैट इट इज वेरी इजी टू बिकम एंग्री. ये कहा गया है, इट इज अ कोट दैट इट इज वेरी इजी टू बिकम एंग्री. बहुत आसान होता है गुस्सा करना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एंग्री एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन इन द राइट वे. सही व्यक्ति के साथ सही समय पर सही तरीके से क्रोधित होना, ये बहुत कठिन काम है. तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने क्रोध को सकारात्मक तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं ताकि उससे भी हम अपेक्षित सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें, getting favorable and desirable outcomes out of that. Okay, so in that way emotional intelligence has a role in managing anger, channelizing our emotions leading to anger. जो जिन इमोशंस से एंगर होता है, channelizing our emotions leading to anger in a constructive way. अच्छा, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों के बारे में भी तो बताता है. आप दूसरे के भी माइंडसेट को रीड कर सकते हो जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, जिस कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है. ठीक है, तो अगर हम दूसरों में उन इमोशंस को पहचान कर पा रहे हैं, अगर हम उसको लेकर अवेयर हैं, तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे. Okay, then we can be mild with that person. We can point out to that person कि भाई देखिए ये चीज उचित नहीं है. हम उनको समझा सकते हैं. We can be more persuasive, and when we get more persuasive, then it prevents the situation to transform into a situation of anger. तो उस परिस्थिति में फिर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के किसी चीज से आपको गुस्सा आता है. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है? दूसरे की भावनाओं को भी समझने का, उनके भी इमोशंस को समझने की क्षमता देता है. तो जब आप समझ गए कि ये व्यक्ति क्यों इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो फिर आप उनको समझाएंगे, अनुनय के द्वारा उस व्यक्ति को इंगेज करेंगे, एंड अल्टीमेटली यू वुड लाइक टू ब्रिंग द डिजायर आउटकम और चेंज इन द पर्सन. सो दैट इज मेड पॉसिबल थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस. तो हम उसकी बात करेंगे. अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सब पार्ट पर. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट के लिए ये क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट? सो लेट अस सी दैट इंपॉर्टेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. एक सेपरेट सब हेडिंग हम बनाएंगे, इंपॉर्टेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई अगर एक आम व्यक्ति गुस्सा करता है या करती है तो उसका प्रभाव कितने लोगों पे पड़ता है? कुछ लोगों पर पड़ेगा, है ना, आम जनजीवन में. लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट अगर इस टेंडेंसी को डेवलप कर ले, हाई टेम्पर का व्यक्ति हो, तो वैसी परिस्थिति में उसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ेगा? कई लोगों पर पड़ेगा. सबसे पहली तो ये बात है. तो हम क्या बात करेंगे, इंपॉर्टेंस क्यों है इस चीज का? क्योंकि जो इंपैक्ट ऑफ एक्शन और डिसीजन है वो मच वाइडर है. इंपैक्ट ऑफ एक्शंस एंड डिसीजंस दे आर मच वाइडर. सबसे पहली बात. दूसरी चीज कि पब्लिक सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पोस्ट ऑक्युपाई करते हैं. उनके पोस्ट की अपनी डिग्निटी है, अपनी गरिमा है, एंड दे हैव टू कंडक्ट देमसेल्फ इन अ मैनर बिफिटिंग अ सिविल सर्वेंट, बिफिटिंग अ पब्लिक सर्वेंट. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द ऑफिस. डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द ऑफिस. अच्छा, तीसरी बात और क्यों जरूरी है? और इसलिए जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट एक टीम में काम करते हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि आपकी टीम में सभी लोग आपके ही सेम पेज पर हों, आपके ही तरह लाइक माइंडेड हों, आपके ही तरह सोच विचार के व्यक्ति हों, आपके गोल उनके गोल सिमिलर हों. ओके, सो इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम देन यू मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट टू कंट्रोल योर फ्रस्ट्रेशंस एंड एंगर्स टुवर्ड्स अदर्स. हो सकता है वो आपके पेस के साथ मैच ना करें, या हो सकता है कि वो आपको आउटपेस कर दें. सो पब्लिक सर्वेंट्स दे वर्क इन अ टीम, they have to work in a team. Okay, that is why the emotional intelligence and its role in managing anger becomes important here.
द नेक्स्ट थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पब्लिक सर्वेंट वो किस परिस्थिति में काम करते हैं, एक बहुत ही जटिल परिस्थिति में काम करते हैं, हमेशा गतिशील परिस्थिति में काम करते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन विच दे वर्क. दैट इज व्हाई दे मस्ट एम्प्लॉय इमोशनल इंटेलिजेंस. इसीलिए उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय करना चाहिए अपने निगेटिव इमोशंस और एंगर को कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो द वर्क इन्वायरमेंट इज complex, work environment is complex, it is dynamic, work environment is complex and dynamic. That is why emotional intelligence and its role in managing anger, इसीलिए उसका महत्व ज्यादा होता है पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में. ओके, एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ रोल मॉडल, इज इट नॉट. जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो रोल मॉडल के रूप में होते हैं समाज में, इसीलिए उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो अपनी परिस्थितियों को भी समझ पाए, दूसरे के भी जो मनोभाव है उसको समझ पाए और अल्टीमेटली उस तरीके से फैसला ले, है ना. तो इन कारणों से इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल इन मैनेजिंग एंगर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन में फिर से वही बात है कि ईआई को हम एंगर को कंट्रोल करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बात करके हम कंक्लूजन अपना कर सकते हैं. या फिर ईआई को लेकर जो ट्रेनिंग होती है पब्लिक सर्वेंट्स की, मोरल ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ईआई के कंपोनेंट को अगर हम बढ़ावा दें, जो मिड सर्विस ट्रेनिंग है, मोरल ट्रेनिंग है, उन सभी में अगर हम ईआई के कंपोनेंट को बढ़ावा दें तो वहां पर एंगर को मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. फाइन, सो दिस वाज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चौथे क्वेश्चन की तरफ. द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस. डिस्क्राइब along with its attributes. अच्छा, नैतिक शासन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं सहित वर्णन कीजिए. यहां पर आपको वर्णन करना है ना, विशेषताओं सहित आपको इसको वर्णन करना है कि नैतिक शासन है क्या चीज, इसको आपको विस्तार से बताना है वर्णन करते हुए, और एट्रीब्यूट्स को भी इसमें आपको साथ में लेकर चलना है. तो प्रश्न ये तो सिंपल है, आसान प्रश्न है. एथिकल गवर्नेंस आपके सिलेबस का टॉपिक है ना, और एथिकल गवर्नेंस से पहले भी पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं नैतिक शासन से. तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से आते हैं हम, और चूंकि प्रश्न किस पर है, एथिकल गवर्नेंस पर है, तो एथिकल गवर्नेंस को हम सीधा डिफाइन करेंगे. एथिकल गवर्नेंस क्या है? the system of governance which applies the ethical principles, values and standards in day-to-day activities, that is called ethical governance. ethical governance हम किसे कहते हैं? जब हम शासन में और शासन के संस्थाओं में, प्रक्रियाओं में, संरचना में नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को स्थान देते हैं, हम उसे ही ethical governance कहते हैं. यानी एक वैसा शासन, एक वैसा गवर्नेंस जिसमें कि इंस्टीट्यूशंस, policies, actions that are based upon ethical values and standards. Or ethical governance can be defined as a system of governance which has ethical principles and values at its core. हम नैतिक शासन को एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं जिसके की केंद्र में नैतिक आदर्श, सिद्धांत और मूल्य हों, उसे हम एक नैतिक शासन कहेंगे. ऐसे कह के हम अपना बात शुरू कर सकते हैं. अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रश्न के मेन बॉडी पर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस. सो वी कैन मेक अ सब हेडिंग मीनिंग ऑफ, क्योंकि वो आपको समझाने कह रहा है, आप क्या समझते हैं एथिकल गवर्नेंस से, समझाने कह रहा है. सो मीनिंग ऑफ एथिकल गवर्नेंस along with its attributes. तो ये सब हेडिंग हमने बना दिया. तो पहली चीज हमने क्या बताया आपको? पहली चीज ये बताया कि एथिकल गवर्नेंस क्या है. एथिकल गवर्नेंस है जहां पर कि शासन व्यवस्था में, गवर्नेंस में जो स्ट्रक्चर है, उसकी पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके केंद्र में नैतिकता है, उसके केंद्र में नैतिक आदर्श हैं, सिद्धांत हैं. ठीक है ना. अच्छा, तो अब वैसे किसी शासन व्यवस्था, वैसे गवर्नेंस का फिर एट्रीब्यूट क्या होगा, क्या विशेषता होगी? तो जो नैतिक मूल्य हैं वही उसकी विशेषताएं होंगी. तो सबसे पहली बात कि जो एथिकल गवर्नेंस होगा उसकी पहली विशेषता क्या होगी कि वह सेंसिटिव होगा.
ऐसी शासन व्यवस्था जो कि सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है, जो इम्पैथी रखती हो कमजोर लोगों के साथ, जो कमजोर नागरिक हैं, समाज के कमजोर वर्ग के प्रति एक सद्भावना हो, एक उनके प्रति एक दयालुता का, करुणा का भाव हो, संवेदनशीलता हो. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑफ एथिकल गवर्नेंस. सेंसिटिव, इट मस्ट बी सेंसिटिव. दूसरी चीज क्या है कि इट मस्ट बी अकाउंटेबल. एक एथिकल गवर्नेंस कैसा होना चाहिए? आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सरकार प्रश्नों का जवाब देना बंद कर दे, ऐसा ना हो कि सरकार प्रश्नों से भागना शुरू कर दे, ऐसा ना हो कि जो लीडरशिप है वह प्रश्न का जवाब देने से मुकरना शुरू कर दे. ओके, सो इट मस्ट बी अकाउंटेबल, जवाबदेहिता होनी चाहिए. सो दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ एथिकल गवर्नेंस. जवाबदेहिता होनी चाहिए, तभी तो आप कह सकते हैं कि नैतिक शासन है. अगर जवाबदेहिता नहीं है यानी वहां पर आर्बिट्ररीनेस है, वहां पर हाई हैंडेडनेस है, वहां पर मनमानापन है, वहां पर मतलब चंद लोगों की ही मनमर्जी चलती हो, वैसी शासन व्यवस्था का विकास हो जाएगा, है ना. ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड प्रिवेल करेगा, जहां पर कि व्यक्ति यह मान लेगा कि मेरे द्वारा लिए गए सभी निर्णय सही हैं और अब इसे किसी को प्रश्न उठाने का, इस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई विषय नहीं उठता है. ओके, सो द एथिकल गवर्नेंस मीन्स इट मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, तीसरी चीज है कि एथिकल गवर्नेंस क्या होगा? इंक्लूसिव होगा. क्या होगा? समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा. सो इट इज अ मेजर एट्रीब्यूट ऑफ एथिकल गवर्नेंस, समावेशिता, समाज के सभी वर्गों को. पार्टिसिपेटिव होगा, है ना, भागीदारी को जो बढ़ावा दे, जो सभी लोगों को साथ में लेकर चल सके. एक्सक्लूजनरी ना हो, किसी को बाहर ना करे, किसी को एलिनेट ना करे. सो दैट इज एथिकल गवर्नेंस, जिसमें कि प्रोसेस में भी और एक्शन में भी, प्रक्रियाओं में भी और गतिविधियों में भी, एक्टिविटीज में भी सभी शामिल हों, सभी जुड़े हुए हों. सो दैट इज एन इंक्लूसिव governance is an ethical governance. So the meaning of ethical governance is which includes all these attributes. Okay, now the next thing is transparency. Transparent governance, पारदर्शी शासन नैतिक शासन है. उसका क्या अर्थ है? नैतिक शासन का क्या अर्थ है? कि पारदर्शी शासन होना चाहिए. पारदर्शी शासन होगा तो लोगों को जो भी गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो फैसले हो रहे हैं, जो उसमें क्रियान्वयन संबंधी चीजें चल रही हैं, जो लक्ष्य रखे गए हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन सब के संबंध में खुलापन होना चाहिए. सूचनाओं का खुला आदान प्रदान होना चाहिए. जहां आवश्यक हो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और अन्य जो गंभीर मामले हैं वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी ठीक है, पर वो एक्सेप्शनल है. ज्यादातर जो गवर्नेंस के वर्क हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि नागरिकों को पता चले कि जो सामाजिक संसाधन हैं वो कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कौन फैसले ले रहा है, उन फैसलों का प्रभाव क्या पड़ रहा है. सो दैट इज एन एथिकल गवर्नेंस. क्योंकि क्या होता है, अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और जिस शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो हम उसे कभी भी एथिकल गवर्नेंस नहीं कह सकते. ओके, सो ट्रांसपेरेंट, सो द ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस. इस तरीके से आपको पहचान करके इन बातों को लिखना है. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एथिकल गवर्नेंस में एक बहुत की कंसेप्ट अभी के टाइम पे है सस्टेनेबिलिटी का. शासन व्यवस्था ऐसी हो जो कि सस्टेनेबल हो, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट करती हो, जिसकी पॉलिसी सस्टेनेबल हो और जो गवर्नेंस प्रोसेस में भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती हो. उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि बायोडायवर्सिटी का लॉस करके अगर कहीं पर संस्थान बनाए जा रहे हैं, अगर कहीं पर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, तो क्या वो लॉन्ग टर्म में एक एथिकल गवर्नेंस माना जा सकता है, जहां हम दूसरे जीवों की भी पृथ्वी पर रहने की और उनके जीवन को असुरक्षित कर रहे हैं, पृथ्वी पर रहने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे हैं? नहीं कह सकते. अभी आपने देखा होगा कि तेलंगाना में भी एक विषय उठा था, राजस्थान में भी हाल फिलहाल में एक मामला चल रहा है जहां पर कि अर्बन फॉरेस्ट को क्षति पहुंचाकर वहां पर इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था. और जब वहां बायोडायवर्सिटी लॉस की जो वहां पर स्थिति देखी गई, जिस प्रकार से पशु पक्षियों का वहां पर विनाश होता देखा गया, सो देन देयर वाज एन आउटरीच फ्रॉम द सोसाइटी, और उसके बाद फिर सरकार को तेलंगाना में अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा, है ना. तो एथिकल गवर्नेंस
is one that recognizes the need of sustainability, that adopts sustainability as its core idea, that is an ethical governance. बात आया समझ में? अच्छा, तो इस तरीके से आपको उसको डिस्क्राइब करना है। और अब कंक्लूड कैसे करेंगे? तो एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए सजेशंस दीजिए। 125 शब्द का प्रश्न है, 125 शब्द में अपने उत्तर को लिखना है। तो वहां पे क्या करना है कि एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए सजेशंस दीजिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर गवर्नेंस जो सिस्टम है, तो हाईएस्ट लीडरशिप के लेवल से शुरू होते हुए इन वैल्यूज को प्रैक्टिस करना है, इन वैल्यूज का इनकलकेशन और उनका प्रैक्टिस। क्योंकि हम जानते हैं द वैल्यू सिस्टम इट परकोलेट्स ऑल्सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दो इट ऑल्सो गोज अप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन ये परकोलेट करता है टॉप से बॉटम की ओर भी। तो लीडरशिप जैसे वैल्यूज को डिस्प्ले करती है, वैसे वैल्यूज फिर रैंक एंड फाइल में भी फ्लो करते हैं। तो एथिकल गवर्नेंस कैसे हम एक सजेशन दे सकते हैं कि टॉप मोस्ट लीडरशिप और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं वहां पर इन वैल्यूज को अपने एक्शंस में शामिल करके हम पूरे गवर्नेंस में इस तरीके से एथिकल एक पूरा सिस्टम हम बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सो इट इज अ केस स्टडी। आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस के एथिक्स पेपर में 2020 और 21 के क्वेश्चन पेपर में, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है एग्जाम का, उसमें आपको सेक्शन ए में भी 8 मार्क्स के प्रश्न में भी केस स्टडी दिया गया था। 22 और 23 में वो ट्रेंड को आयोग ने छोड़ दिया, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी केस स्टडी को डील करने की स्किल डेवलप करनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आगे पूछा जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें केस स्टडी लिया है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ रूफ कोलैप्स ऑफ अ बिल्डिंग टुक प्लेस इन योर ऑफिस प्रीमाइसेस। तो आप क्या हैं? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ रूफ कोलैप्स of a building took place in your office premises. This resulted in serious injury to a worker engaged in maintenance work. So there have been several complaints in the past about the poor condition of building, but they were ignored. Your senior is going to retire soon. Okay, so just underline और highlight the important instances in the case studies. जो महत्वपूर्ण उसमें बातें हैं उसको आप underline करते जाइए। So senior is going to retire soon and does not want any negative impact on himself. Okay, due to this incident he wants you to talk to the media. So you are going to talk to the media about the incident, regarding the incident. What would be your conduct in this situation? So the question is that you have to write in 125 words what would be your conduct in this situation. हिंदी में पढ़ते हैं केस स्टडी को। आप एक सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, और आपके कार्यालय परिसर में एक भवन की छत गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है, भवन की छत गिर गई। इससे रखरखाव कार्य में जुटे एक श्रमिक को गंभीर चोट आई। भवन की खराब स्थिति के बारे में पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। ओके, सो इन चीजों को ध्यान रखना है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। आपके वरिष्ठ जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सो इट इज नाउ अ सिचुएशन विच इज गिवन इन द केस स्टडी। सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इस घटना के कारण स्वयं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते। भाई अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब अंत में अगर कोई ऐसी इंक्वायरी बैठ जाएगी, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी तो उनके लिए आगे दिक्कत हो सकती है। उनके लिए आगे रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। पेंशन वगैरह की बात है, कई सारी चीजें हैं। उसके बाद व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने इतना पूरा जीवन किसी सेवा में लगाया है और उसके बाद अगर अंत में कुछ बदनामी होती है तो पूरा एक अच्छा खासा जो इमेज होता है पूरे करियर का वो खराब होने का रिस्क रहता है। तो वह चाहते हैं कि आप मीडिया से घटना के संबंध में बात करें। ठीक है भाई, आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप बात कीजिए। इस स्थिति में आपका आचरण कैसा होगा? तो प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि आपका कंडक्ट क्या होगा। आपको एक केस, एक पूरा सिनेरियो दिया हुआ है और आपसे आपका कंडक्ट पूछ रहा है। तो केस स्टडी में अब जैसे देखिए, केस स्टडी में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में
जैसा हमने पहले के भी वीडियोज में कुछ वीडियोज में चर्चा किया है, इंट्रोडक्शन में आपको केस स्टडी में आप प्रयास कीजिए कि जो मेजर एथिकल इश्यूज हैं, जो प्रमुख नैतिक मुद्दे और समस्याएं हैं, मेजर एथिकल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, आप उनको हाईलाइट कर दीजिए, आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे इस केस स्टडी में मेजर एथिकल इशू क्या है? सबसे पहली बात कि भाई एक दुर्घटना हुई और एक व्यक्ति को उसमें गंभीर चोट आई, यानी कि रिस्क टू लाइफ। सबसे इसमें जो गंभीर मुद्दा है वो क्या है? रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को जो जोखिम है उसकी बात है। दूसरी चीज कि भाई भवन का छत गिरा और पूर्व में भी भवन की खराब स्थिति को लेकर कंप्लेंट किया जा चुका है, परंतु उसे इग्नोर किया गया, यानी कि इनसेंसिटिविटी है, यानी इनसेंसिटिविटी है। किसके बिहाफ पर है? जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके बिहाफ पर है, इनसेंसिटिविटी है। इररिस्पॉन्सिवनेस है, इररिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं किया गया, इररिस्पॉन्सिवनेस है। अच्छा, तो ये सभी एथिकल इश्यूज हैं। तीसरी बात क्या है कि सेल्फिश मोटिव है कि भाई मैं रिटायर कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और फिर एक जिम्मेदारी दे दी आपको कि भैया आप मीडिया से बात कीजिए, यानी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भाई हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपको इस तरीके से बात करना है। तो आपका आचरण क्या होना चाहिए? तो इररिस्पॉन्सिवनेस हो गया। दूसरी चीज कि सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, सेल्फिशनेस ऑफ द सीनियर। तो आप कुछ इसमें जो प्रमुख एथिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रश्न के आंसर के मेन बॉडी पर। सो यू राइट माई कंडक्ट इन दिस सिनेरियो, इस परिस्थिति में मेरा आचरण, माई कंडक्ट इन दिस सिनेरियो, माई कंडक्ट इन दिस सिनेरियो, इस परिस्थिति में मेरा आचरण क्या होगा वो आपको लिखना है। सबसे पहली बात कि आपको मीडिया के सामने जाना है, इसका यह अर्थ है कि आपको संपूर्ण जो पूरे घटना की जानकारी है उसके विषय में जो भी वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, जो एक्यूरेट फैक्ट्स हैं, वो पहले आपको पता होने चाहिए। तो घटना के संबंध में जो सही और सटीक जानकारी है उसको आप संग्रहित करें, उसके बारे में आप जानकारी करें। सो कलेक्टिंग accurate and verified information about the इंसिडेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि घटना के संबंध में जो सटीक और वेरीफाइड, प्रमाणित जानकारी और सूचना है आप उसको इकट्ठा करें, तभी तो आप मीडिया के सामने रखेंगे। और दूसरी बात कि आप साक्ष्य को भी इकट्ठा कर लें, भाई अगर कोई एविडेंस है, कोई आई विटनेस है, उसको भी अपने साथ रखें। ठीक है, तो एविडेंस को भी कलेक्ट करें, कोई मान लीजिए कोई वीडियो हो, सीसीटीवी फुटेज हो, कुछ हो, ताकि उन तथ्यों के आधार पर आप बात करें, एविडेंस के बेसिस पर बात करें, तो आपकी बात ज्यादा प्रामाणिक होगी, ज्यादा ऑथेंटिक होगी। ओके, सो कलेक्टिंग एट द सेम टाइम, collecting evidence, for example CCTV footage, eyewitness to corroborate your account, to corroborate your account, यानी आप जो घटनाक्रम का ब्यौरा दे रहे हैं उसे कॉरबोरेट करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको साक्ष्य भी जमा करने पड़ेंगे जब आप मीडिया के सामने जाते हैं, तो है ना। अच्छा, अब तो ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि सीनियर ने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये दबाव हो सकता है कि सीनियर रिटायर करने वाले हैं, मामला गंभीर है, व्यक्ति को चोट लगी है, पूर्व में भी शिकायत हुई थी, उसे इग्नोर किया गया, तो ये कहीं ना कहीं जवाबदेहिता का उल्लंघन है। यानी जब जिस चीज को गंभीरता से, जितनी गंभीरता से ली जानी चाहिए थी, उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, मानव जीवन फिर संकट में पड़ गया। तो यहां पर अब आपका क्या आचरण होना चाहिए? मीडिया के सामने आप क्या रखेंगे? सही तथ्यों को रखेंगे, बिना किसी बायस के, बिना किसी के प्रति बैर भाव के आप सही बात को रखेंगे, या फिर आप अपने सीनियर को लाभ पहुंचाने वाले तरीके से बात को रखेंगे? आपका क्या झुकाव होगा, क्या रुझान होना चाहिए? तो एक जो अपराइट ऑफिशियल है उसके लिए तो यही बात होगा कि जब वो मीडिया को फेस करे तो बिना किसी के प्रति बैर रखे हुए, बिना किसी के प्रति कोई इल विल रखे हुए लोकहित का सोचे,
So he or she must think for public interest. He or she must think for the person who was innocent and without any cause, without any reason, had to face such a serious threat to his or her life. उस मजदूर का तो कोई दोष नहीं था. अगर सरकारी भवन की ठीक से रख रखाव नहीं की गई तो फिर उसमें उस मजदूर का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है. अच्छा, तो आप क्या करेंगे? कोई भी अब राइट ऑफिसर है तो वो क्या करेगी? शी विल प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंसिक्वेंस. ट्रू अकाउंट ऑफ द इवेंट. ओके, सो द थर्ड थिंग इन योर कंडक्ट शुड बी presenting a true account of the incident without any ill will and to ensure and to secure public interest public interest को secure करना है and to secure public interest. Okay, now what shall you do? अब चूंकि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके सीनियर के मन में आपके प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो, उसके आपको दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं. और चूंकि वो आपके सीनियर हैं तो क्या ऐसा ना हो कि आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर ऐसी बात कहें, है ना? तो आप अपने एक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि भाई आप उनको कॉन्फिडेंस में लें कि हमारे पास ये सभी जो बातें हैं, ये सभी चीजें हैं, तथ्य हैं, जो हम उजागर ना करें कहीं ना कहीं से उजागर हो ही जाएंगी, तो समस्या तो फिर भी आनी है. तो इससे बेहतर है कि हम अपनी जवाबदेही को स्वीकार करें और उसको लेट अस प्रेजेंट इट टू द मीडिया. सो टेक द सीनियर इनटू कॉन्फिडेंस. ओके, सो टेक द सीनियर इनटू कॉन्फिडेंस. उसे हमें थर्ड पॉइंट में लिखना है. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, okay, so we can write here, taking the senior into confidence regarding your findings, regarding your approach. We can rather say कि आपका जो अप्रोच है इस मामले को लेकर, उसमें अपने सीनियर को कॉन्फिडेंस में लेना है. So if he or she agrees, then fine, and if he or she does not agree, then also you have to take the ethical course of action. So what you would ultimately do, that present the true account of incident. Now we will write the third point which we had written earlier, true account of incident without any ill will in order to secure public interest. अब भाई ऐसा उसने क्यों किया? ये जो कोर्स ऑफ एक्शन उसने लिया, ये जो आचरण उसने दिखाया, ये जो कंडक्ट आपने दिखाया, ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने इसलिए किया ताकि जो पीड़ित है उसे न्याय मिले, पहली बात. दूसरा, कि लोगों की प्रशासन में, लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भरोसा, लोगों का भरोसा बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े. तीसरी चीज कि जो भी दोषी लोग हैं, इन परिस्थितियों के उपजने के पीछे जो दोषी लोग हैं, क्या वे दंडित नहीं होने चाहिए? इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर योर सीनियर और योर फ्रेंड और योर अलाइज और योर कलीग्स, बिल्कुल दंडित होने चाहिए. ठीक है ना? तो हम कंक्लूजन में ये बात लिखेंगे कि दिस कोर्स ऑफ एक्शन और दिस कंडक्ट विल अटेम्प्ट टू प्रोवाइड जस्टिस टू द इंजर्ड पर्सन, establish accountability of those responsible, as well as create trust in public towards the government or towards the administration. So इस तरीके से हम अपनी बात को सम अप कर सकते हैं कंक्लूजन में. तो ये थी आज की हमारी चर्चा. हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद. आपके फीडबैक कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है. सो in the video, kindly you provide your feedback and comments. Thank you for joining this video. Thanks a lot.